प्रिय छात्रों, निर्माण आईएएस संस्थान यूपीएससी 2023 व 2024 के प्रीलिम्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आप सबके लिए बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर श्रृंखला लेकर आ रही है, जो प्रतिदिन के समसामयिक प्रश्नों के साथ सामान्य अध्ययन के अलग अलग विषयों संबंधी बहुविकल्पीय प्रश्नों को कवर करेगा। ये कार्यक्रम प्रतिदिन शाम 8 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अपने अनुभव और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से भेज सकते हैं। नमस्कार, निर्माण आईएएस की इस एमसीक्यू सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है और मैं विश्वजीत तिवारी इस एमसीक्यू सीरीज के माध्यम से आप लोगों को पिछले एक साल का करंट अफेयर और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और उसके साथ साथ क्रूशियल एलिमिनेशन टेक्निक भी बताता हूं। आप सभी जानते हैं कि एग्जाम में पास करने के लिए एलिमिनेशन टेक्निक की कितनी भूमिका होती है कि बिना उसके अब 30+ क्वेश्चन प्रीलिम्स के एग्जाम में सॉल्व करने में लगभग मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो इसी समस्या के समाधान के रूप में हम ये सीरीज में कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने अब तक इंडिया और वर्ल्ड की मैपिंग को समाप्त कर लिया है करंट अफेयर के साथ साथ। अब आज पिछले क्लास से ही हम लोग अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को इस क्वेश्चन सीरीज में शामिल कर रहे हैं। तो हमारे करंट अफेयर के साथ साथ इसमें हम लोग 2 क्वेश्चन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से पूछने वाले हैं और आपको उसके माध्यम से एलिमिनेशन टेक्निक भी सिखाने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है फ्लोटिंग निर्वाचन क्षेत्र। मुझे लगता है इस कंसेप्ट से आप लोग परिचित नहीं होंगे, लेकिन ये बहुत ही क्रूशियल है और अभी हाल ही में चर्चा में आ गया है। फ्लोटिंग निर्वाचन क्षेत्र के संदर्भ में तथ्यों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट, क्या किसी विशिष्ट भौगोलिक सीमाओं के बिना एक निर्वाचन क्षेत्र को संदर्भित करता है। अब स्टेटमेंट को समझना भी बहुत जरूरी है। स्टेटमेंट क्या कह रहा है। सेकेंड स्टेटमेंट, भारत में कोई फ्लोटिंग निर्वाचन क्षेत्र मौजूद नहीं है। आप लोगों को मैंने बताया है कि जैसे ही कोई निगेटिव स्टेटमेंट दिखे वहां पर थोड़ा रुकना है और निगेटिव स्टेटमेंट को घेर देना है, क्योंकि यह संभावित गलत हो सकता है। ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोटिंग निर्वाचन क्षेत्र को क्षेत्र की संवैधानिकता को रद्द कर दिया। अब रद्द कर दिया यह एक विशेष जानकारी है, एक स्पेशल तथ्य है। तो यह स्पेशल तथ्य भी क्या हो सकते हैं, संभावित गलत हो सकते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है, यह एक परिभाषा है, यह किसी विशिष्ट भौगोलिक सीमाओं के बिना एक निर्वाचन क्षेत्र को संदर्भित करता है। यह परिभाषा सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन इन दोनों में 2 निश्चित फैक्ट हमें मिले हैं। 2 निश्चित फैक्ट गलत हो सकते हैं। लेकिन अब यहां पे समस्या आती है कि कह रहा है कि कौन सा सही है, और जब 2 निश्चित फैक्ट मिल गए तो अब इन दोनों में से पहले किसको गलत माना जाए या ज्यादा किसको गलत माना जाए। तो ऐसी परिस्थिति में जब आपको निर्णय लेना हो कि दोनों में से ज्यादा किसको गलत माना जाए, तो वहां पर आप जो निगेटिव स्टेटमेंट हो उसको अधिक गलत मानने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी रखिए। ठीक है। तो यहां पर जो सेकंड स्टेटमेंट है कि भारत में कोई फ्लोटिंग निर्वाचन क्षेत्र मौजूद नहीं है, इस नेगेटिव स्टेटमेंट को अगर हम गलत मानते हैं तो 2 अगर गलत हुआ तो यह गलत हो गया, यह गलत हो गया, यह भी गलत हो गया और केवल एक आंसर आ गया। ठीक है। तो यहां मैं बार बार आप लोगों को सिखाता हूं कि इलिमिनेट कैसे करना है। यूपीएससी भी, और चूंकि आप सभी को पता है कि जब हम लोग क्वेश्चन डिजाइन करते हैं तो क्वेश्चन डिजाइन करते समय हमारी हम ये कोशिश करते हैं कि यूपीएससी में जो पिछले वर्ष में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके सेम पैटर्न पे ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ताकि आपको एग्जाम हॉल के जो टफ क्वेश्चन होते हैं उनसे अपडेट कराया जाए और उसी के अनुसार आपकी तैयारी कराई। और इसीलिए हम बाकी टेस्ट सीरीज की तुलना में काफी बेटर है। तो यहां पर ऐसे चूंकि सेम क्वेश्चन यूपीएससी देता है तो यहां पर जो भी नेगेटिव स्टेटमेंट है, अब यहां पर आपको लग सकता है भाई फ्लोटिंग निर्वाचन क्षेत्र, तैरता हुआ निर्वाचन क्षेत्र, ऐसा तो हमने कभी सुना ही नहीं है। तो सुना ही नहीं है तो भारत में कैसे सही हो सकता है। ऐसी थिंकिंग कभी मत रखिएगा कि जो आप जानते ही नहीं है, जिनके बारे में सुना ही नहीं है, वो सच ही नहीं है। ऐसा कभी नहीं सोचिए। और बेसिकली पॉलिटी में ऐसे ऐसे फैक्ट होते हैं जो कि आपको लगते हैं कि यह भारत में नहीं हो सकता है और वो कहीं ना कहीं होता है। ठीक है। तो होता क्या है भाई फ्लोटिंग निर्वाचन क्षेत्र,
बेसिकली फ्लोटिंग निर्वाचन क्षेत्र एक ऐसा निर्वाचन क्षेत्र होता है जिसका निर्धारण किसी भौगोलिक क्षेत्र के द्वारा नहीं होता। जैसे यह अगर हम यहां पर एक भौगोलिक क्षेत्र है, ठीक है, यह एक क्षेत्र है, एरिया है, इस एरिया में बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है। अब इस एरिया में कुछ क्षेत्र में एक ही प्रजाति के लोग रहते हैं। अब ऐसा नियम बना दिया जाए कि इस भौगोलिक क्षेत्र में इस जाति के जो लोग रहते हैं सिर्फ वही इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। मतलब कि यहां जो इलेक्शन करने के लिए जो कंस्टिट्यूएंसी बन रही है वह कंस्टिट्यूएंसी उस क्षेत्र के आधार पर नहीं बन रही है, बल्कि किसी जाति विशेष के आधार पर, किसी धर्म विशेष के आधार पर, किसी संप्रदाय विशेष के आधार पर या लिंग के आधार पर बनाई, ठीक है। तो इसको कहते हैं फ्लोटिंग निर्वाचन क्षेत्र। अब वैसा निर्वाचन क्षेत्र जिसका निर्धारण किसी भौगोलिक आधार पर नहीं किया, बल्कि वह किसी अन्य आधार पर, अर्थात उसका भूगोल बदलता रहता है। जनसंख्या इधर उधर शिफ्ट हो गई तो उसका निर्वाचन क्षेत्र भी शिफ्ट हो जाता है। इसको कहते हैं फ्लोटिंग निर्वाचन क्षेत्र। बेसिकली भारत में एक ही ऐसा निर्वाचन क्षेत्र है फ्लोटिंग निर्वाचन क्षेत्र, और वो है सिक्किम। यहां पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि सिक्किम एकमात्र जो लोकसभा है वहां के तो मठ है, 51 मठ है सिक्किम में, और इन्हीं 51 मठों को एक कंस्टिट्यूएंसी बना करके और इन्हें फ्लोटिंग कंस्टिट्यूएंसी बना दी। का मतलब है कि ये 51 मठ अलग अलग जगह पर है और उसके बीच में ही कोई दूसरी कंस्टिट्यूएंसी का इलेक्शन होता है जिसमें कि उस क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या वोटिंग करती है, लेकिन वो मठ वाले उसमें वोटिंग नहीं करते। लेकिन मठों वालों के लिए अलग कंस्टिट्यूएंसी है, उसमें वो अलग से वोटिंग करते हैं, ठीक है। तो भारत में ये जो सिक्किम के लिए जो विशेष प्रावधान है वो संविधान का जो आर्टिकल नंबर 371 एफ है, 371 एफ, इसके अंतर्गत वहां के जो बौद्ध मठ हैं सिक्किम के, उनको यह स्पेशल प्रोविजन दिया गया है, ठीक है। तो भारत में फ्लोटिंग निर्वाचन क्षेत्र मौजूद है और वह कहां है? सिक्किम में है। तो यह एक जानकारी आपको होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिकता को रद्द नहीं किया है, बल्कि सिक्किम में अभी भी वर्तमान में भी फ्लोटिंग निर्वाचन क्षेत्र का कंसेप्ट, ठीक है। तो आसानी से एलिमिनेट कर सकते थे इसको। आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए सेकंड क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में समाचारों में देखा गया विकास और अन्योन्याश्रय में प्राकृतिक सहयोगी NADI नदी नेशनल अलायंस इन डेवलपमेंट एंड इंटरडिपेंडेंस, नेशनल अलायंस इन डेवलपमेंट एंड इंटरडिपेंडेंस, इसी को शॉर्ट में कहा गया है नदी, NADI। बेसिकली ये जो कंसेप्ट है यह पिछले साल इसकी सम्मेलन हुई थी और यह सम्मेलन भारत में ही हुआ था। इसमें हमारे तो यह प्रश्न पूछा गया है, यह सम्मेलन किससे संबंधित है? आपदा समुत्थनशील अवसंरचना, मतलब डिसास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, आपदा के लिए जो आपदा को कंट्रोल करने वाला अवसंरचना है उसके विकास के लिए। दूसरा है मध्य एशियाई क्षेत्र और भारत में सहयोग, सेंट्रल एशियाई देश हैं और भारत में सहयोग करने के लिए यह सम्मेलन हुआ है। तीसरा सांस्कृतिक आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह सम्मेलन हुआ है। चौथा बंगाल की खाड़ी क्षेत्र और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ क्षेत्रीय सहयोग के लिए यह सम्मेलन हुआ है। तो देखिए वन लाइनर क्वेश्चन जो एक सावधानी बता, यूपीएससी एग्जाम में जब वन लाइनर क्वेश्चन पूछता है तो मैक्सिमम केस में जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं वो बहुत, बेसिकली अगर आप लोगों ने 75 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया है तो ऐसे में वन लाइनर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से आपको बचना है। हाँ, लेकिन अगर आपने कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो रिस्क ले सकते हैं। रिस्क कैसे लेना है आइए देखते हैं। देखिए अब रिस्क लेने के लिए पहला पॉइंट कि जो ऑप्शन दिए गए हैं क्या ये ऑप्शन
पिछले एक साल के अंदर अधिक चर्चा में रहे वाले ऑप्शन है, मतलब ऐसे ऑप्शन हो जिनकी की खूब चर्चा हुई, और ऐसे भी कुछ ऑप्शन होते हैं जिनकी चर्चा बहुत कम होती है, मतलब बड़े कम इंपोर्टेंट वाले ऑप्शन होते हैं, तो वैसे ऑप्शनों को पहले इलिमिनेट कर दीजिए। जो कम इंपोर्टेंस वाले ऑप्शन है वे आंसर नहीं होंगे। आइए देखते हैं इसमें। आपदा समुद्रशील और संरचना का निर्माण। भारत में पिछले साल और लगातार वैसे तो आपदा से संबंधित कोई ना कोई प्राकृतिक आपदाएं आती रहती है, कभी उत्तराखंड में, कभी अन्य राज्यों में, तो आपदा से जुड़ा हुआ मुद्दा हमेशा भारत में चर्चा में। सेकंड है मध्य एशियाई क्षेत्र और भारत में सहयोग। सेंट्रल एशियाई देशों के साथ भारत में सहयोग है, लेकिन सेंट्रल एशियाई देशों के साथ सहयोग के लिए सम्मेलन भारत में कम से कम चर्चा में नहीं है, क्योंकि सेंट्रल एशियाई 5 देश हैं, अगर वो भारत में आएंगे तो बड़ा न्यूज होगा। वैसा न्यूज कि पिछले वर्ष हमने नहीं सुना है, तो यह संभवतः नहीं हुआ। तीसरा, सांस्कृतिक आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देना। पर्यटन को बढ़ावा देना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए भी सम्मेलन हो सकते हैं। और चौथा है बंगाल की खाड़ी क्षेत्र और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ क्षेत्रीय सहयोग। लेकिन ध्यान यह रखना है कि जब भी किसी सम्मेलन का नाम लिखा जाता है, उसका जो शॉर्ट फॉर्म तैयार किया जाता है, वो शॉर्ट फॉर्म अपने थीम से जुड़ा होता है। यहां पे शब्द है नदी। अब इन चारों में नदी का जुड़ाव देखिए। दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के साथ कोई नदी का जुड़ाव है क्या? हमारे साथ कोई ऐसा नदी वाला तो हम देखते हैं गंगा मेकोंग परियोजना। भारत म्यांमार के साथ भी बहुत सारा गंगा नदियों से जुड़ी हुई परियोजना पर काम, ये भी एक पॉइंट हो सकता है। तो ऐसे सोचना आपको यही है। अब ये मैं आपको सोचने का तरीका बताया कि जब रिस्क लेना हो तो ऐसे रिस्क लीजिएगा, वरन ऐसे क्वेश्चन में रिस्क लेने से, ठीक है। नदी सम्मेलन जो है हाल ही में पिछले साल गुवाहाटी में इसका नदी 3 का सम्मेलन हुआ है, और इसकी अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर सर ने की है। बेसिकली जो नदी सम्मेलन है यह हिमालय के दक्षिण में जो देश हैं और जो साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं, इन सब में, बंगाल की खाड़ी के आसपास के जो देश हैं, इन सब में सबके जुड़ाव में और इनसे विकास और इनके आपस में डेवलपमेंट के जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए यह नदी सम्मेलन हुआ, ठीक है। और यह एक सीरीज है, तो नदी 3 पिछले साल हुआ है, अगले साल मतलब इस साल नदी 4 होगा। इस बार इंडिया में हुआ है, अगली बार कोई साउथ ईस्ट एशिया के देश में होगा। तो इसके मेंबर कौन कौन से हैं? तो हिमालय के नीचे के जो देश हैं, इसमें कि नेपाल, भूटान, भारत और बांग्लादेश, ये चारों देश जो कि स्थल से जुड़े हुए हैं, जहां से कि हिमालय से निकलने वाली नदियां बहती हैं, और दूसरा साउथ ईस्ट एशिया के 10 देश भी इसके में। तो नदी 3 अगर पिछले साल चर्चा में रहा है तो आपसे एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को अपने ग्रे लिस्ट से हटा दिया है। एफएटीएफ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब हो सकता है कि यूपीएससी ऑप्शन में आपसे यह पूछ ले कि हाल ही में किस देश को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर किया गया। जानकारी आपके पास होनी चाहिए कि बहुत लंबे समय तक ग्रे लिस्ट में रहने के बाद फिलहाल पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर किया, ठीक है। तो अब एफएटीएफ के बारे में प्रश्न है। एफएटीएफ की स्थापना 1989 में, देखिए यहां पर वर्ष दिया गया है, डिजिट दिया गया है। 1989 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन मतलब ऑर्गेनाइजेशन ओईसीडी की पहल पर मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने और कुछ हितों को बनाए रखने के लिए नीतियों को विकसित करने के लिए की गई। चलिए, पहला स्टेटमेंट आपने पढ़ा, कुछ जानकारियां आपको मिली जो कि आपको नहीं पता, ठीक है। आइए सेकंड ऑप्शन, इसका सचिवालय पेरिस में ओईसीडी मुख्यालय में स्थित। यह भी एक फैक्ट है। इसका सचिवालय कहां है? पेरिस में, जो कि गलत हो सकता है। यहां वर्ष गलत हो सकता है, यहां पेरिस गलत हो सकता है। तीसरा स्टेटमेंट, भारत 2020 में
FATF का सदस्य बना। थर्ड स्टेटमेंट बता रहे हैं कि भारत 2020 में इसका मेंबर बना, इससे पहले भारत इसका मेंबर नहीं था। चौथा, FATF की काली सूची में, तब ब्लैक सूची में केवल 3 देश सूचीबद्ध हैं। अब यहां पर तीसरा ऑप्शन है केवल 3, यह भी गलत हो सकता है। कह रहा है ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। मैं ये मान के चलता हूं कि आपको इनके बारे में, इन ऑप्शंस के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है, लेकिन आपको ये तो जानकारी है कि भारत वर्ष 2020 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मेंबर बना है। ये जानकारी है ना आपको? ये तो होगी ही, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारत फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में बहुत लंबे समय से, पहले से ही उसकी भागीदारी करते रहा है, वहां पर जाकर के भारत मीटिंग करते रहा है। और अगर भारत 2020 में बना होता तो बहुत बड़ी चर्चा में, न्यूज में रहा होता। तो इसका मतलब कि 2020 में तो कम से कम भारत नहीं बना है। चलिए आपको यह और ये ऑप्शन में ये नहीं एज्यूम करता हूं कि यह आपको आता होगा कि भारत कब मेंबर बना है या मेंबर नहीं है। मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि आपके पास इतना कॉमन सेंस है, इतना जानकारी है कि ऐसा कोई न्यूज हमने 2020-21 में नहीं सुना। ठीक है, मतलब एक समझदारी है बस। तो इस समझदारी के स्तर पर, आधार पर आपने तीसरे ऑप्शन को काट दिया। जैसे ही तीसरे को काटा, ऊपर के सभी गलत हो गए। कौन सा सही है? तो 3 गायब हो गया, तो अब एक ऑप्शन गायब हो गया। ठीक है, कौन सा सही? एक ऑप्शन तो आपने एलिमिनेट कर लिया। अब आइए पहले फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को जान लेते हैं, फिर आपको देखिए यहां पर ये संस्था क्या है। ये वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण की प्रहरी है। मतलब जो वैश्विक स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग होता है उसको रोकने के लिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की स्थापना की गई थी। और यह स्थापना 1989 में पेरिस में की गई। इसमें कब की गई? जिसमें कि G7 देश की बैठक हुई थी, और उसी G7 की बैठक में इसकी सचिवालय, इसका सचिवालय कहां है? पेरिस में ही है। और पेरिस में कहां है? OECD का जो मुख्यालय है वहीं पर FATF का मुख्यालय भी है। का मतलब है कि FATF का स्वतंत्र सचिवालय नहीं है, बल्कि यह OECD के मुख्यालय में ही के अधिकारी बैठते हैं। ठीक है, भारत 2006 में पर्यवेक्षक के दर्जे के साथ शामिल हुआ और 2010 में FATF का पूर्ण सदस्य बना। ये तो आपको अंदाजा हो गया था। ग्रे लिस्ट में वे देश शामिल हैं जिन्हें टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का समर्थन करने के लिए सुरक्षित आश्रय माना जाता है। ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान रहता है। और ब्लैक लिस्ट का मतलब है कि ब्लैक लिस्ट के माध्यम से OECD FATF कहता है कि इन देशों में अगर आप पैसा लगाते हैं, अब इन देशों में कोई व्यक्ति बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, तो इसका मतलब है कि वह प्रत्यक्ष रूप से आतंकवादी गतिविधियों को सपोर्ट, वैसे देशों को कहा जाता है ब्लैक लिस्ट पे या काली सूची के। तो अब तक में सिर्फ अभी 3 ही देश हैं जिनको कि ब्लैक लिस्ट किया गया। एक है नॉर्थ कोरिया, दूसरा है ईरान और तीसरा है म्यांमार। तो इन 3 देशों को FATF के ब्लैक लिस्ट में डाला गया है कि यहां पर दुनिया के जो निवेशक हैं निवेश करने से बचे, क्योंकि उनका पैसा आतंकवादी गतिविधि के। ठीक है, तो हमने पूरी FATF की जानकारी प्राप्त कर ली। अब यहां देखिए 3 गलत हुआ। पहला कह रहा है कि 1989 में, पहला ऑप्शन क्या कह रहा था कि पेरिस में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण के लिए इसकी स्थापना पेरिस में G7 की बैठक में हुई। और कि ये क्या कह रहा है कि 1989 में आप OECD की पहल पर, तो OECD की पहल पर जैसे ही कहा, ये क्या हो गया? गलत, क्योंकि ये किसकी पहल पर शुरू हुआ था? G7 की पहल पर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की स्थापना। तो पहला स्टेटमेंट भी क्या हो गया? गलत। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, तो यह भी गलत हो गया। अब कह रहा है दूसरा तो दोनों में है, तो इसका मतलब दूसरा तो सही। अब चौथा, तो FATF की काली सूची में केवल 3 देश सूचीबद्ध हैं, तो वो तीनों देश के बारे में हम लोग जान चुके हैं कौन कौन है। तो इस तरीके से चौथा ऑप्शन भी सही है और 2 और 4। ठीक है, तो FATF के बारे में आपको जानकारी जरूर होनी चाहिए। यह वैश्विक संस्था काफी चर्चा में रहती है और लगातार चर्चा में रहती है।
भारत इसका लाभ प्राप्त करता है। भारत ने ही पाकिस्तान को लंबे समय तक इस संस्था में अपने ग्रुपिंग करके, जैसे भी करके, या दुनिया को दिखा करके कि देखिए पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त है, और इस तरीके से पाकिस्तान को लंबे समय तक किसी ग्रे सूची में शामिल करवाया। तो इसीलिए FATF चर्चा में रहने वाले स्टूडेंट के आपको पता होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर एक ऐसे प्रश्न भी यूपीएससी पूछता है जो कंसेप्ट आधारित होते हैं, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। यहां पर देखिए कंसेप्ट है, देखिए कुछ यूपीएससी जो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, यह बेसिकली जो स्टूडेंट एग्जाम हॉल में जाते हैं वो डर जाते हैं पढ़ करके, लेकिन अगर वो काम डाउन होकर के शांति के साथ उसको सोचे तो वो प्रश्न आसानी से सही हो सकते हैं, बहुत मुश्किल नहीं होते हैं। लेकिन जब हम कंसेप्ट वाले प्रश्नों को देखते हैं हमें डर लगता है कि पता नहीं हम जो सोच रहे हैं क्या वही सही है या दूसरा भी। आप सोचिए तो, सोचने, अपने दिमागों को उड़ने दीजिए, वो प्रश्न भी आपसे सही होंगे। आइए देखते हैं। कह रहा है कि कानून के शासन और कानून द्वारा शासन, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब कानून का शासन क्या होता है और कानून द्वारा शासन क्या होता है, क्या आपको जानकारी होना चाहिए। अगर नहीं है तो भी चलिए आइए पढ़ते हैं। कानून का शासन भूमि के सर्वोच्च विधायी प्राधिकरण द्वारा शक्ति के असीमित प्रयोग को नियंत्रित करता। भारत में कानून का शासन है ना। भारत में सरकार का शासन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का शासन नहीं है। किसका शासन है? कानून का शासन, संविधान का शासन। संविधान क्या है? कानूनों का दस्तावेज है। तो कानून के शासन में क्या होता है कि कानून के शासन में जो सर्वोच्च विधायी प्राधिकरण है उनके द्वारा शक्ति के असीमित प्रयोग को नियंत्रित करना है। शक्ति के सबसे बड़े स्रोत कौन है? पार्लियामेंट, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है। इनको बहुत अधिक ताकतवर होकर के अपनी शक्तियों के असीमित उपयोग को नियंत्रित करता है कानून का। यह स्टेटमेंट समझ में आ गया? इस ऐसे स्टेटमेंट को जब मैं समझा रहा हूं तो आपको समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब है आप थोड़ा सोचते तो आप भी इसको समझ सकते थे, मुश्किल नहीं है। पहला स्टेटमेंट सही लग रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पहला सही है कि गलत है, मैं इसको हटा रहे। सेकेंड स्टेटमेंट, कानून द्वारा शासन, इसका मतलब है कि भूमि के सर्वोच्च विधायी प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया गया है। कानून द्वारा शासन, भाई कानून द्वारा शासन मतलब कानून कौन बना सकता है? राजा। कानून कौन बना सकता है? पार्लियामेंट। राजा का बनाया कानून भी आपको शासन करने का, आपके शासित होने का एक माध्यम बन सकता है। कानून द्वारा शासन, चाहे वो राजा द्वारा बनाया गया कानून हो या पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया कानून हो, कानून द्वारा शासन। कानून का शासन नहीं, मतलब यहां कानून सर्वोच्च नहीं है। कानून द्वारा मतलब कानून के ऊपर एक संस्था कोई है जो कि कानून बनाता है और वह कानून को चेंज कर सकता है, लेकिन जो कानून है उसके द्वारा शासन। तो क्या है कि जो भूमि का सर्वोच्च विधायी प्राधिकरण है, जो राजा है चाहे विधायिका है, उसके द्वारा यह निर्धारित किया गया है। कानून द्वारा शासन समझ में आ गया? ठीक है, मैंने माना कि यह भी आपको नहीं आता है। चलिए थर्ड पढ़ते हैं। कानून के नियम और कानून द्वारा नियम दोनों ही केवल नैतिक कानूनों को ही मूर्त रूप दे सकते हैं। भाई सेकेंड स्टेटमेंट, कानून द्वारा शासन, इसमें कानून नैतिक भी हो सकता है अनैतिक भी हो सकता है। राजा कानून जब बनाने वाला संस्था है, कोई विधायिका कानून बनाती है, कानून द्वारा शासन, कानून का शासन नहीं कह रहा है। कानून का शासन जो है वह तो एक नैतिक होने के लिए बहुत अधिक करीब हो सकता है, लेकिन कानून द्वारा शासन, राजा जब चाहे कानून अपने सुविधा के अनुसार बदल सकता है, विधायिका जब चाहे कानून अपनी सुविधा के अनुसार सकता है, और वह कानून नैतिक भी हो सकता है, नैतिक भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर शुरू के दो स्टेटमेंट मैंने माना कि आपको समझ नहीं है, लेकिन थर्ड स्टेटमेंट में क्या किया गया है? दोनों की तुलना करा दी गई है। दोनों की क्या की गई है? तुलना। ठीक है, और यहां पर एक ऑप्शन भी दिया गया है केवल नैतिक का। तो यहां दो ऐसे फैक्ट हैं, जो दो ऐसे तथ्य हैं जो अगर आपको एलिमिनेशन टेक्निक पता है आपको कि जब भी यूपीएससी किसी भी स्टेटमेंट में
दो ऑप्शंस की तुलना करा देता है तो मैक्सिमम केस में वह स्टेटमेंट गलत था। ठीक है, यह एक जानकारी है। दूसरी जानकारी कि अगर उसने केवल या कोई हार्डकोर शब्द का प्रयोग किया तो वह हार्डकोर शब्द भी मैक्सिमम केस में गलत, ये तो आप जानते हैं। ठीक है, और कोई भी कंसेप्ट वाला क्वेश्चन, जैसे यूपीएससी का क्वेश्चन मैं आप लोगों को पिछले कल या परसों की क्लास में बता रहा था कि उसमें राइट टू हैबिटेट, आवास का अधिकार वाला कंसेप्ट था। उसमें दो और 3 नंबर ऑप्शन में आवास के अधिकार को डिफाइन किया गया था, लेकिन पहले ऑप्शन में एक संस्था का नाम दिया गया और वही गलत था। तो जो भी यूपीएससी जब भी कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन देता है तो उस क्वेश्चनों में एक ऑप्शन में वह कोई फैक्ट पूछ लेता है और वही फैक्ट गलत होता है। तो यहां भी यूपीएससी ने, यहां भी हमने एक फैक्ट दे दिया आपको कि केवल नैतिक कानून, और हमने तुलना भी करा दी। तो ऐसे में तुलना करने वाला स्टेटमेंट क्या होता है, गलत होता है, ये आप लोग जान लेंगे। तीसरा अगर गलत हुआ तो सीधे आपका क्या हो गया, आंसर निकल गया 1 एंड। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। यहां पर है मर्सी किलिंग, इच्छा मृत्यु। इच्छा मृत्यु क्यों चर्चा में है भाई? इच्छा मृत्यु पर अक्सर कानून के लिए बार बार न्यूज़पेपर के ट्यूटोरियल में मुद्दे आते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी बार बार इस पर चर्चा होती है। और आप लोगों ने अरुणा शानबाग जी का एक केस पढ़ा को लेकर के 2021 में, पहले ही इस पर 2011 के आसपास भी इस पर केस चला था और फिर बाद में इन्हीं के केस में एक फैसला है इच्छा मृत्यु, और अरुणा शानबाग जी को इच्छा मृत्यु का अधिकार दिया। इसी केस के बाद से यह मुद्दा भारत में भी चर्चा। तो अब यहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। क्या है भाई इच्छा मृत्यु? तो कहा गया है कि जीवन और गरिमा के मौलिक अधिकार में उपचार से इनकार करने और गरिमा के साथ मरने का अधिकार। अब यह कह रहा है कि जो हमारे संविधान का आर्टिकल नंबर, हमारे संविधान का जो आर्टिकल 21 है, इसमें हम पढ़ते हैं जीवन का अधिकार, उस जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार भी शामिल है, ऐसा पहला स्टेटमेंट। ठीक है, अगर आप लोगों ने इस आर्टिकल को पढ़ा होगा, चाहे कोई भी सोर्स हो, चाहे लक्ष्मी का पढ़ा होगा या अन्य स्रोतों से, तो यहां आप स्टेटमेंट का आंसर करने के लिए तैयार हैं। फिर भी आगे बढ़ते हैं कि असाधारण परिस्थितियों में सर्वोच्च न्यायालय की कड़ी निगरानी में भारत में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति है। यहां पर ध्यान रखना है, इच्छा मृत्यु सक्रिय और निष्क्रिय दो प्रकार की होती है। अब हो सकता है कि आपसे यूपीएससी कंसेप्ट में इच्छा मृत्यु ही पूछ ले। इच्छा मृत्यु दो प्रकार की होती है, एक सक्रिय इच्छा मृत्यु और एक होती है निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। क्या होती है इच्छा मृत्यु भाई? देखिए, इच्छा मृत्यु में दो प्रकार, एक सक्रिय और दूसरा निष्क्रिय। तो सक्रिय में क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति जो कि रोग से पीड़ित है और ऐसे असाध्य रोग से पीड़ित है या फिर कोमा में चला गया है और वर्षों से कोमा में है, इसके ठीक होने की संभावना अब नहीं है। कोई अगर रोग से पीड़ित है तो ऐसे असाध्य रोग से पीड़ित है कि उसे ठीक होने की संभावना भी नहीं है और वह असह्य पीड़ा को बर्दाश्त कर रहा है। तो ऐसे में अगर उसे इंजेक्शन दे करके, उसे जहर का या जो भी इंजेक्शन दे करके उसे मृत्यु दी जाती है तो उसे कहा जाता है सक्रिय इच्छा मृत्यु। ठीक है, और एक दूसरी इच्छा मृत्यु है निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु क्या होती है? बेसिकली जब कोई व्यक्ति जो कि मेडिकल उपकरणों पर निर्भर है और अगर उसके शरीर से मेडिकल उपकरणों को हटा लिया जाए तो वह तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो वैसे में जब उसकी मेडिकल इक्विपमेंट को हटा लिया जाता है और जब वो मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसे कहते हैं निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। जैसे
जो अरुणा शानबाग जी थी, वह पिछले लंबे समय से, लग रहा है 25-30 सालों से या उससे भी अधिक समय से कोमा में थी। मतलब उन्हें पता नहीं था, सिर्फ हार्ट पंप करता था, तो उन्हें मशीन के माध्यम से ऑक्सीजन और भोजन दिया जाता था। उनमें कोई सेंस नहीं था और सिर्फ मशीन के आधार पर ही वो जिंदा थी। तो जैसे ही उनका मशीन हटा लिया गया, उनकी सांसें बंद हो गई और वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। तो इसको कहा गया निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, अर्थात मशीन को या मेडिकल उपकरणों को हटा देना। तो स्टेटमेंट कह रहा है कि भारत में असाधारण परिस्थितियों में सर्वोच्च न्यायालय कड़ी निगरानी में भारत में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति। स्टेटमेंट आप समझ गए, कंसेप्ट भी समझ गए। सेकंड वाला तो सही है, क्योंकि हमारे यहां अरुणा शानबाग जी को निष्क्रिय इच्छा मृत्यु दी गई। पहला स्टेटमेंट कि जीवन का अधिकार का जो मौलिक अधिकार है वह आपको मरने का भी अधिकार देता है, तो ऐसा नहीं है। ये तो आप सभी भी जानते हैं कि जीवन के अधिकार के तहत कहा जाता है कि आपको आत्महत्या करने का अधिकार नहीं है, आपको मृत्यु का अधिकार नहीं है। तो जो यहां पर इच्छा मृत्यु है, यह संवैधानिक अधिकार नहीं है, बल्कि असाधारण परिस्थितियों में सर्वोच्च न्यायालय को असाधारण मान करके केस दर केस के आधार पर फैसला। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया और सेकंड स्टेटमेंट सही हो गया, बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, यहां क्लियर हो गया आप लोगों को। आइए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये देख लीजिएगा कि 1994 में सियान कौर बनाम पंजाब राज्य का एक केस आया। इसमें इन्होंने भी माना था कि ये बहुत कठिन मानसिक दौर से गुजर रही, तो इन्हें आत्महत्या का अधिकार दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने कहा था कि आर्टिकल 21 के तहत केवल जीने का अधिकार है, इसमें मरने का अधिकार शामिल नहीं है। लेकिन जब बाद में अरुणा शानबाग बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया 2011 में, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने असाधारण परिस्थितियों में मंजूरी दे दी और बाद में 2008 में कॉमन कॉज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया। कॉमन कॉज केस में इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर जीवन और सम्मान के मौलिक अधिकार में उपचार से इनकार करने और गरिमा के साथ मरने का अधिकार शामिल है, क्योंकि सार्थक अस्तित्व के मौलिक अधिकार में एक व्यक्ति की पीड़ा के बिना मरने का विकल्प शामिल है, अतः कथन एक सही। अच्छा हाँ, 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने माना था, हालांकि बाद में फिर इसको, ये ध्यान रखना है, 2018 के बाद फिर इसको खारिज कर दिया गया है। फिर ये यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपको ध्यान रखना है, भारत में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जीवन के अधिकार में मृत्यु का अधिकार शामिल नहीं है, यही मूल है। हालांकि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर एग्री कर लिया था, लेकिन बाद में फिर 19 या 20 में ही कोई केस आया था जिसको हट भी दिया। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये यूपीएससी का 2020 का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में कहा गया है कि संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना अर्थात एमपी लेड स्कीम के अंतर्गत निधियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सही गलत देखते हैं, घेर देना है। ठीक है, कह रहा है कि एमपी लेड निधियां टिकाऊ परिसंपत्तियों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के भौतिक आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में ही प्रयुक्त हो, इनके निर्माण में ही प्रयुक्त हो सकती है। मतलब पहले स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद मुझे एक फैक्ट मिला जो कि निश्चित फैक्ट है, सिर्फ यही खर्च किया जा सकता है, शिक्षा, स्वास्थ्य और टिकाऊ परिसंपत्ति, एमपी लेड स्कीम को और कहीं खर्च नहीं। पहला स्टेटमेंट में ये फैक्ट मिला। सेकंड में, प्रत्येक सांसद की निधि का एक निश्चित अंश अनुसूचित जाति जनजाति जनसंख्या के लाभार्थ में प्रयुक्त होना आवश्यक है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि प्रत्येक सांसद को जो सालाना फंड मिलता है, जो एमपी लेड का फंड मिलता है, उसको उसका एक निश्चित प्रतिशत एससी एसटी के लिए खर्च किया जाना कंपल्सरी। अब एक बात बताइए, कोई ऐसा सांसद हो जिसकी कंस्टिट्यूएंसी में एससी एसटी हो ही नहीं, तो वो कहां से खर्च करेगा एससी एसटी के? नहीं कर सकता ना। तो प्रत्येक सांसद की जो यहां पे प्रत्येक शब्द लगा दिया, वह क्या हो गया? वह हार्डकोर शब्द हो गया और ऐसे शब्द अक्सर गलत हो। ठीक है,
फिर आते हैं एमपीलैड्स निधियां वार्षिक आधार पर स्वीकृत की जाती हैं और अप्रयुक्त निधि को अगले वर्ष के लिए अग्रहित नहीं किया जा सकता। यहां क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन नहीं लिखा है। लेकिन हालांकि स्टेटमेंट कह रहा है कि आपको जो फंड मिला है वर्ष के लिए वह उसी वर्ष उसको यूज कर लीजिए, नहीं तो अगले साल अगर आपने इस साल उस फंड को यूज नहीं किया तो वो फंड लैप्स हो जाए, ऐसा थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है। लेकिन मुझे यहां पर एक निगेटिव चीज नहीं दिखा। ठीक है, चौथा, कार्यान्वित हो रहे सभी कार्यों में कम से कम 10% कार्यों का, यहां देखिए 10% दिया है, 10% कार्यों का जिला प्राधिकारी द्वारा प्रति वर्ष निरीक्षण अनिवार्य है। अब यहां पर कह रहा है कि सही उत्तर ढूंढे। तो भाई पहला तो कि हमें 2 नंबर ऑप्शन गलत लगा था, और इसके लिए जानकारी की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए आपके कॉमन सेंस की आवश्यकता है। यूपीएससी के क्वेश्चन में वही कह रहा हूं कि आप कितना भी पढ़ के जाएंगे, सारी किताबें पढ़ के जाइए, एग्जाम हॉल में जब आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि जो मैं पढ़ के आया था वहां से तो प्रश्न बहुत नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब है कि एग्जाम हॉल में आपको अनिश्चित टाइप के, असामान्य टाइप के प्रश्न ही मिल रहे हैं। तो इसीलिए अपने आप को ऐसे तैयार करें, अपने कॉमन सेंस को डेवलप करें। तो यहां सेकंड ऑप्शन गलत हुआ। फिर कह रहा है कि अगले वर्ष के लिए अग्रहित नहीं किया, यहां निगेटिव स्टेटमेंट है, यह भी मुझे गलत लग रहा है। अब 2 ऑप्शन मुझे गलत लग रहे हैं, तो अब देखेंगे कि क्या इन ऑप्शंस में से कोई ऐसे 2 ऑप्शन है या कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें कि ये दोनों नहीं हो। तो देखते हैं, यहां पर 3 और 4 है, इसका मतलब 3 इसमें है, यहां पर 4 है तो ये भी है, यहां पर 1 2 3 है तो ये भी है, लेकिन इस ए ऑप्शन में ना तो 3 है, सॉरी यहां पर 2 है और 3 है, 2 3 देखना था। फिर से देखते हैं, 2 और 3 को देखना था, तो 2 और 3, तो यहां 3 है, यहां पर 2 है, 2 और 3 दोनों जगह हर जगह है, तो 2 और 3, तो इसका मतलब है कि इन दोनों में कोई एक ही गलत होगा, एक सही होगा। तो अब जब एक ही गलत होगा तो एक किसको गलत मानेंगे? अग्रहित नहीं किया जा सकता है। अगर आप लोगों ने पढ़ा है एमपीलैड स्कीम के बारे में, क्योंकि कोरोना काल में एमपीलैड स्कीम को रद्द कर दिया गया था, तो इसीलिए एमपीलैड स्कीम चर्चा में आ गई। तो अब इसको क्या किया जाता है, और सांसद और मंत्री क्या करते हैं कि उन्हें जो 5 करोड़ का फंड मिलता है, वे 5 करोड़ शुरू के 3-4 वर्षों में खर्च नहीं करते, और वो 5-5 करोड़ इकट्ठा करके, और लास्ट वर्ष में जबकि उन्हें इलेक्शन में जाना होता है, उस वर्ष 25 करोड़ बन जाता है वो, और उसको कोई अपने क्षेत्र में बड़ा काम करा, इससे वो जनता की निगाहों में हीरो बन जाते हैं। इसका मतलब कि लैप्सेबल फंड नहीं है। तो लैप्सेबल फंड नहीं है तो 3 गलत है, 3 गलत है तो ये गलत हो गया, फिर ये गलत हो गया। अब यहां 1 2 4 और 1 2 है, इसका मतलब है 1 और 2 तो निश्चित रूप से सही है, ठीक है, और केवल 4 सही या गलत हो सकता। अब यहां पर 4 के बारे में अगर आपको रिस्क लेना होता तो वहां पर रिस्क लेने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स वो 10% को निगेटिव गलत मान करके रिस्क लेते, लेकिन चूंकि एमपीलैड स्कीम उसी साल रद्द की गई थी, हटा दी गई थी कोरोना काल में, तो वह बहुत ही बड़ा मुद्दा बन गया। तो इसीलिए इस प्रश्न को यूपीएससी ने थोड़ा सा टफ बना करके पूछा है, और ये 10% निरीक्षण वाला मुद्दा भी सही है। इस तरीके से 1 2 एंड 4 ये इसका, ठीक है। अब देखिए, यह एक इंटरनेशनल डिमेंशन वाला क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोगों को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताने हैं। आइए देखते हैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन क्या है। अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, आईसीसी, इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय केवल तभी एक व्यक्ति पर मुकदमा चला सकता है जब मातृ देश ऐसा करने में असमर्थ। सेकंड स्टेटमेंट, यह एक अंतरराष्ट्रीय कानून रोम संविधि द्वारा नियंत्रित है। थर्ड स्टेटमेंट, अमेरिका और चीन की तरह भारत भी रोम संविधि का पक्षकार नहीं। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है ऊपर दिए कथनों में से कौन सा सही है। आप लोगों के लिए टास्क है कि इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और साथ ही जब आप गूगल पे आईसीसी सर्च कर रहे होंगे तो उसी समय इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पढ़ने के साथ साथ आप लोगों को आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को भी पढ़ लेना है, ठीक है, क्योंकि अगले कुछ दिनों में आपसे आईसीजे भी पूछने वाले हैं, ठीक है।
तो इस तरीके से आप लोग इसका कमेंट में आंसर करिए, इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में संभावित आंसर यहाँ से बन सकते हैं। और हमारे इस सीरीज में आप लोग लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, इससे थोड़ा प्रोत्साहन बढ़ेगा और फिर हम लोग ज्यादा सक्रिय रूप से और मेहनत कर पाए। तो आप हमें भी प्रोत्साहित करते रहें, कमेंट और लाइक भी करते रहें, कम से कम लाइक तो कर ही दें और कमेंट भी कर दें तो अच्छा लगेगा। तो इसका आंसर हम आप लोगों का उम्मीद करेंगे कि आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताएंगे। इस सेशन में आप लोगों से जुड़ने के लिए और हमसे लगातार हमारी इस सीरीज को प्रोत्साहित करने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।